ऑन नहीं हुआ था। अरे भैया, तुम सहयोग नहीं कर रहे। नमस्कार। मैं आज काफ़ी समय के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ एक ऐसे विषय पे जो पूरे देश और पूरी दुनिया से संबंध रखता है। 2 रोज़ पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की, जो अनुमानित थी, जिसका वो बार बार चेता रहे थे दुनिया को, उससे पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया के व्यापार को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। 75 साल के बाद जो व्यवस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षीय व्यवस्था, उसको एक झटके से, एक फैसले से बिखार दिया गया। जो किया गया उसको हम देश के दृष्टिकोण से और विश्व के दृष्टिकोण से दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, कि पिछले कई दशकों से विश्व में आम सहमति बनी थी व्यापार के बारे में, निवेश के बारे में, और वो आम सहमति जो गैट्स से शुरू हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसके बाद में जो आखिरी राउंड था, उरुग्वे राउंड, 8वां राउंड था, उसके बाद WTO की स्थापना हुई। और वो स्थापना जिस भी देश ने उसमें शामिल हुए, भारत भी, उसके कुछ नियम थे, वही आधार था, सहमति थी, और भारत की भी एक अपनी सहमति बनी थी कुछ ऐसे विषयों पर जो सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे भारत के लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे उद्योग के लिए। एक तरफी निर्णय जहां बहुपक्षीय समझौते हों, वो स्वीकार्य नहीं। और शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिससे पूरी दुनिया में एक इस तरह का वातावरण बना है अनिश्चितता का। केवल ये सीमित अर्थशास्त्री और व्यापार जगत के लिए नहीं है। राष्ट्र इससे सीधा प्रभावित होते हैं, चाहे वो अमीर देश हैं या गरीब देश हैं। जिसको एक कहते हैं कि एक तरफा थोपना, यूनिलैटरल इम्पोजिशन, वो भी एक ऐसे देश के द्वारा जिसने उदार नीति का अपनाया हो, उसकी पहल की हो, वैश्वीकरण की पहल की हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए और दुनिया के लिए है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और किया गया, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो पहली बार एक बड़े राष्ट्र, एक बड़ी इकोनॉमी के अध्यक्ष ने, राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया है। जब से समझौते हुए हैं, कोई रेसिप्रोसिटी का, बराबरी का मतलब नहीं है। ये बताना ज़रूरी है कि दुनिया में जो देश हैं वो अपनी प्रगति के, आर्थिक प्रगति के, सामाजिक प्रगति के अलग अलग पायदान पर खड़े हैं, बराबर नहीं। कुछ देश अमीर हैं, कुछ देश इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कहलाए जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। कुछ देश बहुत गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं। कुछ देश जिनको
लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले ने LDCs को भी नहीं माफ़ किया, चाहे वो कंबोडिया है, लाओस है, बोत्सवाना है, लिसोथो है, इन सब देशों को भी उसके घेरे में लिया। जाहिर है भारत पर भी इसका प्रभाव होगा। देश की क्या इस पे रणनीति है उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। हमारा ये मानना है कि इस पे जो भी प्रतिक्रिया हो, राष्ट्रहित को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमारे किसान का और कृषि के साथ साथ डेयरी फार्मिंग का, पोल्ट्री का, उसका भी ध्यान रखा जाए। जल्दबाजी में तो हम नहीं कहते कि प्रतिक्रिया दी जाए। प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए जो एक बड़े देश और बड़ी अर्थव्यवस्था को सम्मान देती हो। अमेरिका के साथ हमारे गहरे संबंध हैं, हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं। कई बड़े समझौते अमेरिका के साथ भारत के हैं। इसीलिए मैंने शब्द ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। अब सरकार की तरफ से जो संकेत दिया मिल रहा है बार बार, और आपके माध्यम से भी कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय की गई हैं द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। वो क्या है, क्या उसके मापदंड हैं, क्या रेखाएं हैं, लकीरें क्या हैं, उसको सरकार को, देश को विश्वास में लेना चाहिए। देश में एक आम सहमति बननी चाहिए। बिना बताए कोई ऐसे निर्णय ना हो जो लंबे समय तक देश को उसकी कीमत चुकानी पड़े। जाहिर है संवेदनशील विषय है। संसद का सत्र खत्म हो चुका है। बेहतर ये होता कि सदन में सरकार की तरफ से बयान आता है, चर्चा होती। अगर नहीं हुई तो कम से कम तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से इन कैमरा मीटिंग सरकार करे, बताए कि रणनीति क्या है, क्या हमारी सोच है अमेरिका की मांगों को देखते हुए। जो भी बातचीत हो, समझौता हो, वो समझौता संतुलित और सम्मानजनक होना चाहिए। अभी तक जो चर्चा है उसमें कहीं भी सर्विसेज का जिक्र नहीं है। कोई भी समझौता सर्विसेज सेक्टर को शामिल किए बिना भारत को मंजूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का एक बहुत कम जो हिस्सेदारी है दुनिया के व्यापार में है, पर सर्विसेज सेक्टर में हमारी थोड़ी मजबूती है। क्योंकि इतना नहीं है हमारा विश्व में जो हमारा हिस्सा है, पर अगर वो इसमें शामिल नहीं होता तो ये देश का हित नहीं होगा, अहित होगा। दूसरी बात, जो अभी तक पहले ही घोषणाएं हुई हैं, बेहतर होता कि सरकार नेगोशिएशंस का, बातचीत से पहले कोई भी कंसेशन ना देती, रियायत ना देती। ये सब बातें नेगोशिएशंस पर, बातचीत पर आधारित रहनी चाहिए और एक तरफ़ा नहीं, दो तरफ़ा होना चाहिए। शायद हर किसी को ये बात का ज्ञान नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अभी कांग्रेस से वो जो अधिकार होता है व्यापार समझौतों का,
जो ट्रेड अथॉरिटी बनती है अमेरिका में, वो भी नहीं बनी है। इसलिए वो कोई सिर्फ ड्यूटी लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, कोई रियायत नहीं दे सकते, कोई कंसेशन नहीं दे सकते। ये भी हमको मद्देनज़र रखनी होगी। भारत सरकार से ये भी आग्रह है कि सब स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे हमारा व्यापार जगत है, उद्योग कर्मी हैं, उद्योग के लोग हैं, किसान, कृषि क्षेत्र, पोल्ट्री, डेयरी, उनसे बात करनी पड़ेगी। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जहां रोजगार है वो टेक्सटाइल है, कपड़ा उद्योग है। इसीलिए ये जो सब प्रभावित हुए हैं उनसे बात करना आवश्यक है। हमारी ये मांग है कि सरकार जहां एक रणनीति बातचीत के लिए बनाए, वहीं निम्नलिखित बातों पर गौर करे। पहले तो एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। हमारे पास बहुत लोग हैं देश में जो उनके पास अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, जो सरकार से रहे हैं, जुड़े रहे हैं, WTO में भी रहे हैं, मौजूदा भी हैं ऐसे लोग। वो टास्क फोर्स केवल अपनी बातचीत का मसौदा ही ना तैयार करे, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी होना चाहिए कि अब हमारा व्यापार किस दिशा में जा रहा है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये थोड़ा चिंता का विषय तो है, पर एक ध्रुव की दुनिया नहीं है, बहुध्रुवी है, मल्टीपोलर है। दूसरे बड़े बड़े हिस्से हैं दुनिया में, बड़े द्वीप, महाद्वीप। इसी विश्व के अंदर अगर अमेरिका है तो यूरोप भी है, अफ्रीका यूनियन भी है जो 54 देशों का है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन भी है, गल्फ़ की खाड़ी के बड़े देश हैं जो मजबूत हैं व्यापार में, चीन है। ये तमाम देश दुनिया के अंदर हैं। हमारे रिश्ते हैं विश्व के हर हिस्से के अंदर, उसको अब हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे EU के साथ, UK के साथ और खाड़ी के देशों के साथ व्यापार समझौते, उनको प्राथमिकता देकर जल्दी संपन्न करना ज़रूरी है। ये हमारी इच्छा है कि विश्व में टकराव जो शुरू हो गया है, जिसको ट्रेड वॉर कह रहे हैं, व्यापार युद्ध, महायुद्ध शुरू हुआ है, वो अहित करेगा। और ख़ास तौर पे गरीब लोगों का पूरे विश्व के अंदर, कमज़ोर देशों का। और इसमें सब कोई किसी की जीत नहीं होगी, ये हमारी सोच है। अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा, वहाँ के उद्योग को नुकसान होगा। ये सोच गलत है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा निर्माण की क्रांति आएगी, कि दुनिया बदल चुकी है। विश्व में आज कड़ी बनी हुई है। So as I have said, it's a matter of grave concern. It has created massive disruption, the unilateral imposition of high tariffs by United States of America, by President Trump. This is unprecedented. It threatens to create a major upheaval in all economies, big or small, whether rich countries and developed countries or the developing and poor countries. It has also turned on its head the multilateral
trade system and delivered a grave blow to the world's economy, trade, and WTO, the only organization which has the responsibility to conduct rule-based global trade. There cannot be trade without a rule-based system. What President Trump has done is a violation of all international agreements, rules, and principles. America remains an important trading partner of India, and surely we value this relationship. India must engage with America as an equal partner, and in the proposed bilateral trade negotiations, we demand that they should be honorable, balanced, and take India's concerns and India's interests on board, especially that of our farming community, dairy sector, poultry sector, textile sector, and others which have been adversely affected. And to respond, it has to be a calibrated approach. The government, we hope, will put in place a strategy. It's for them to do. But what will be the strategy? There should be a national consensus. It's a grave crisis. As I've said, after 75 years, we are seeing that the entire global trading system has been wrecked. Therefore, the leaders of all major political parties should be taken into confidence by the government on its strategy. There should be stakeholders' negotiations. The stakeholders must know what we are going to discuss before any concessions are made, which may hurt the Indian economy, agriculture, and industry in the long term. As I have said, we live in a multipolar world. There are other major economic blocks and trading blocks in the world and countries. India must prioritize conclusion of ongoing negotiations for free trade agreements with EU, UK. We should look very seriously now how to re-energize with the entire continent of Africa, Latin America, and the countries of the Gulf. It's not that if there is a huge setback, India, along with its partner countries, should work together to respond to this challenge in a correct manner. So far, what we have heard, the negotiations are only confined to merchandise trade and concessions. President Trump has shown little regard for the multilateral rule-based system, or for that matter, international institutions, or plurilaterals and multilaterals agreements in trade, which was very clear from his earlier withdrawal from the TPP, the Trans-Pacific Partnership, from the WHO, from the climate change negotiations. He's expressed disdain now for G20, and the final blow to the WTO. There is nothing known as reciprocal tariffs in the rule-based trading system. India has its obligations as the voice of the global south. That's the developing countries and the poor countries which have benefited from India's leadership
in ensuring that the first ever trade agreements that were reached at the 9th ministerial meeting in Bali, India was credited with that, which include the trade facilitation agreement and the agreement for the least developed countries, among others. There is no mention in the narrative of the services sector. Services sector is vital for India, critical for India, and there should be a robust chapter on services, without which there cannot be a balanced trade agreement with the United States of America. Also, given the different stages of development, economic and social, of countries in the world, the principle of less than full reciprocity, LTFR principle, is the guiding norm, principle, and intrinsic to all the trade negotiations. It is unfair and violative of the agreements and rules, including the concluding round, the Uruguay round, and the establishment of the WTO. There cannot be full reciprocity between the rich and poor. Reciprocity can only be among equals, not the largest economy of the country and the smaller economies. There's a big gap even between India and the United States of America. If they are $29 trillion economy, or 28, with a population of 340 million people, we are only reaching there at $4 trillion with a population of 1.4 billion. America's per capita income is $81,000. India's per capita income is $2,400. They cannot be on the same terms concessions. That would be unacceptable. I've talked about agriculture. We had defended our right and the right of our farmers and the farmers in all the developing and poor countries at the Bali Ministerial for public procurement of food grains, where we use MSP to stockpile food grains for food security and distribution. We are making it clear that right must never be bargained or negotiated. Equally of concern are the dairy and poultry sectors. We have had reservations to open them up in the past, which our negotiators are, I'm sure, fully sensitive to, because they are cultural issues, sanitary issues, phytosanitary issues. We cannot accept. We had made it clear in the past when I was also there and our negotiators, because in the poultry, if there is animal feed, blood meals, and in dairy items processing, where India is the largest milk producer of the world, we are by far the largest, we cannot accept any processing which involves animal fat and other ingredients. So these are not simple issues that give concessions in XYZ sectors. It's not on. And before I conclude, two things which I said earlier have to bear in mind. One, that we don't have huge farms. India's 85%, if not 89%, farmers are subsistence farmers with the land holding of less than 1.5 acre. This is a reality. Whereas in the case of America, the land holdings would run into tens of thousands of hectares. And there is huge income support given to their farmers. Europe also does that, which is not counted as subsidy under the WTO rules. Again, one more demand which is being made on intellectual property. You must understand, it targets the Indian pharmaceutical sector and the generic sector. Though pharma sector has been excluded, but in principle, India is fully compliant
compliant with its international obligations and WTO agreements on intellectual property. Our Intellectual Property Act, including Section 3D, and the right of, as a sovereign right of compulsory licensing, has withstood international scrutiny, and there has never been a legal challenge. Patents are granted for new innovations, for medicines, life-saving medicines, but when they go off patent, the generics kick in when they can be produced. In the past, even America officially and their companies have requested and entered into agreements with Indian pharmaceutical companies to produce life-saving medicines, which India has done. And a major contribution which is universally acknowledged in ensuring availability of life-saving medicines at affordable cost to poor people throughout the world. We did it with HIV/AIDS. We have done it with, in the oncology sector, medicine to treat cancers. Therefore, in any negotiations, we cannot give in to this practice and demand of evergreening, that a patent is expiring and minor tweak and you again extend the life by 10 years. So all these issues are there. There are huge concerns, and we hope that eventually sanity will prevail, even in America. So as I said, everybody is going to be a loser. It's not that America will be a gainer by this, or their industry will gain. Negotiations and fair and balanced resolution of this issue is the only way forward. That's all what I had to say. We hope the government will listen. Yes, we will stand together as one country when it comes to this crisis. Thank you. If you want, I will. 2, 3, 4 questions. Yes, I will take. What's your good name? Sir, Anant Gupta from Scroll. Oh, you spoke to me. Sir, you said that it would have been better for India to not make any concessions before bilateral trade negotiations begin in full flow. How do you view the argument that it is precisely because of the concessions we've made, such as allowing Starlink to do business in India, that ensures the rate that America has imposed on us is lesser than a lot of Are other we countries? celebrating? It would be, I have never seen such a insensitive observation, those who have made it. Ask the industry, ask the agri sector, ask those who have been affected. What should they want? That Starlink should come in and we should have another additional 27% punitive tariffs unilaterally imposed against our country. Are we here to serve Starlink's interest or India's supreme national interest? That's my question. इनका कर दो, उसके बाद आपकी तरफ। सर, आप विदेश राज्य मंत्री के साथ साथ कॉमर्स मिनिस्टर और टेक्सटाइल भी देख चुके हैं यूपीए सरकार में। सवाल ये है कि आपको तमाम मसलों की ज़्यादा समझ होगी। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में भारत के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ऑटो और एग्री सेक्टर्स को शील्ड किया गया सेक्शन 232 टैरिफ्स के तहत। क्या अब तक जो खबरें आई हैं वो इसको देखो, मैं खबरों पर और अटकलबाजी पर नहीं बात करूंगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने तय किए हैं, बातचीत अभी शुरू होनी है। हमने कहा है कि सब स्टेक होल्डर से बात करी जाए और जो भी आगे हम पेशकश करें, जहां अमेरिका से बातचीत करें, वो महत्वपूर्ण पार्टनर देश है, पर वो बिल्कुल संतुलित और सम्मानजनक होना चाहिए। और भारत की भी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, हम WTO के सदस्य हैं। हम उस, अगर WTO को ही समाप्त करना है, उसमें भारत की सहमति नहीं हो सकती, ना विश्व की सहमति होगी। विश्व, जैसा मैंने कहा,
एक ध्रुव का नहीं है, इट्स नॉट यूनिपोलर बट मल्टीपोलर। इस चीज को भी हमको सोच में रखना है। तो इस मानसिकता को कि अगर उन्होंने कर दिया तो हमको नतमस्तक होना है, वो बिल्कुल स्वीकार्य हिंदुस्तान को नहीं होना चाहिए। ट्रंप का मंशा क्या है? क्या वो अपने इलेक्शन एजेंडा की पूर्ति कर रहे हैं और भारत सरकार की खामोशी ये नहीं दिखा रही है कि भारत सरकार उसके साथ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये बड़ी गंभीर बात होगी। हाँ, विश्व की व्यवस्था को तहस नहस करना राष्ट्रपति ट्रंप ने ये इच्छा व्यक्त की है, स्पष्ट की है। देखिए, जैसा मैंने कहा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और बहुपक्षीय समझौते हैं, जो संस्थाएं आप उससे बाहर निकल आओ, सबसे बड़ा जो इकोनॉमी है, हालांकि व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका सबसे बड़ा देश नहीं है, ना ही निर्माण के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। जीडीपी उनकी सबसे बड़ी है। विश्व की जीडीपी 160 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका की 28 ट्रिलियन डॉलर है, यूरोप की 24 ट्रिलियन डॉलर होगी, चीन की 18 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की 4 ट्रिलियन। तो विश्व बड़ा है। अमेरिका को निकाल कर भी लगभग 80 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और पूरा अमेरिका उसमें नहीं है। बाकी अमेरिका के लोग आखिर में इस बात पे सोचेंगे, क्योंकि 2 दिन से तो उनके बाजार टूटे हैं, और जिस कंपनियों का, जिनके मालिक का आपने नाम लिया अभी, उनको भी अच्छी चोट लगी है। जहाँ तक आ रहा है, एप्पल को भी चोट पड़ी है, निरंतर पड़ रही है। तो जैसा, इसीलिए हमने कहा कि इस पे उनको भी सोचना चाहिए, और ये आम बातचीत करके समझौता होना चाहिए। टकराव से कुछ नहीं निकलेगा। इस ट्रेड वॉर से दुनिया का नुकसान होगा, बरसों बरसों तकलीफ उठाएंगे लोग। ये 1930 के बाद पहली बार हो रहा है। मैंने 75 साल का जिक्र किया कि द ट्रेड रूल बेस्ड ट्रेड सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स। पर इससे पहले जो हुआ था, 1930 का फैसला था, स्मूथ हॉले एक्ट जो अमेरिका में बना था, जिससे 1/3 जीडीपी दुनिया की ख़त्म हो गई थी और बड़ा रिसेशन आया था। That led to the 1/3 contraction of the world's GDP and the Great Recession and the World War. So there are serious issues involved. जो आपने कहा, हम नहीं कहते कि कोई इसमें पैनिक रिएक्शन हो, नीजक रिएक्शन हो। सोच समझ के भारत की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए। हेलो सर। अमूमन सर, इतने बड़े फैसले होने पे जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसद में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, सरकार की तरफ से पूरी विस्तार से बात बताई जाती है कि आखिरकार इस फैसले के पीछे क्या वजह है और सरकार क्या सोचती है। अनिल जी ने पूछा कि सरकार की चुप्पी की क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अब ये तो वही बताएंगे, पर उनको देश को विश्वास में लेना चाहिए। चुप्पी तो नहीं है, बस हर देश ने, दुनिया के बड़े देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि हम ये सिफारिश नहीं करते कि टिट फॉर टैट की, पर बहुत देशों ने किया है। तो कई बड़े जो ब्लॉक्स हैं, उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, ये स्वीकार्य नहीं है। तो बात तो अभी शुरू हुई है। ये बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा घटना, एक घोषणा जिससे पूरी दुनिया की व्यापार जगत और अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उस पे भारत की जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, उसकी संसद में बात ना रखना, चर्चा ना होना, ये प्रजातंत्र का सम्मान करना नहीं है, ना ही संसद का सम्मान है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र का विषय है, कोई एक दल दो दल का विषय नहीं है। इसलिए सबसे बात होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि रणनीति जो होती है, नेगोशिएशंस जो हैं, जाहिर है कि उसको बाहर बैठकर तो नहीं उसका उल्लेख किया जाता, पर इन कैमरा तो पहले भी ब्रीफिंग होती है। जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं राजनीतिक दलों के,
उनको सरकार को विश्वास में लेना चाहिए कि भारत की सोच क्या है। हेलो सर। एक मिनट, यस यस, आप बताएं। महिला कोई नहीं बोलनी थी, पहली है, उसके बाद आप आ। Thank you. Sir, I have two questions from you. First is that, like you have also mentioned that there are some reports coming in that the government has prepared terms for reference, terms of reference. But do you think that this is a delayed response which we are seeing from the government of India's side? Because the statement was much earlier being given by the President No, Donald it takes Trump. and- time. Terms of reference are not finalized overnight. But this, before the announcement, what we read in the newspapers, nobody informed us officially. The terms of reference were finalized. Those are the lines drawn within which the negotiation should take place. I have flagged one concern, or the red flag I have raised, that so far in the narrative it excludes the services sector. There is no reference. And also, President Trump, as of today, US has not constituted with the congressional sanction, the trade authority, TPA. That is not there. Therefore, President Trump and his administration, without that constitution of the TPA, is not in a position to give concessions. So what we have heard, one-way traffic, they are demanding concessions. Well, that is not acceptable. That's why I use the word balanced and honorable. इनका सवाल आ गया था। Sir, you said that in view of this trade war, India should look at exploring other options. You gave No, we reference. have options. We are already engaged. Yeah, with other we countries are, and but continents. There is this obstacle for decades now. We are, we hear this FTA, free trade agreements with Europe, that has been lingering in with other countries as well. What's Well, I can tell you one thing. how to go that about it? You I say think that they are this in is a an advanced multipolar world. stage, if I have to believe the government. But it's not that we have not entered into trade agreements. It was during the grave economic and financial crisis of 2009, 10, 2008, 9, that India stepped forward to embrace the world. That's the time we signed agreements with ASEAN, with Japan, with South Korea, with Malaysia, with Indonesia. Our negotiations were taken forward, fast-tracked with EU. I am privy to that. That deal which was there perhaps was the best. Hopefully India will conclude a broad-based agreement with EU, UK, and as I said, other regions which are vitally important, Gulf, Africa, the RECs of Africa, regional economic communities, they are the ones with whom we are engaged, and with the Mercosur group of countries that is in South Americas. So they are countries. We have an agreement with, as I mentioned, with Japan is not a small economy, South Korea is not a small economy. So we have agreements in place. It was during that period that we kick-started the negotiations with New Zealand and then Australia. Now we have to see what more can be done. We have to reinvigorate. I'm not at all suggesting, and I don't think that's the intention of either side, that we have to withdraw that economic engagement or dilute with America. No. We have to persist. And we hope that the US industry and many of the friends of the present administration who have also got a jolt and continue to get some tremors will also rethink. सर वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया था कि वो अध्ययन कर रहे हैं टैरिफ का ट्रंप की घोषणा के बाद। ये आपने कहा कि टिट फॉर टैट की सिफारिश नहीं करते, बहुत देशों ने ऐसा किया है, तो बेस्ट वे यही है कि उनको इंगेज करे जो सरकार कर रही है, यानी वही एक विकल्प है। नहीं, बड़ी क्लियर लाइंस होनी चाहिए, लकीरें बड़ी साफ खींचनी चाहिए कि कौन सी क्षेत्र हैं जिसमें भारत रियायत नहीं दे पाएगा, समझौते नहीं कर पाएगा। मैंने उसका उल्लेख किया विस्तार से। सर, यूएस आपने कहा कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं
इस साल में, एक साल में अगर मैं बोलूं? देखिए, अभी तो दोनों तरफ सेकंड, होगा। एक और सवाल सर, क्या कोई सिल्वर लाइनिंग आप देखते हैं क्या, जिसको मोदी जी बार बार आपदा में अवसर बोलते हैं? कोई अवसर है क्या इंडिया के लिए? ढूंढना चाहिए। वही हमारी सलाह है, जो हमने कहा कि हमारे और जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ हमको री एनर्जाइज करना पड़ेगा अपने व्यापार के और आर्थिक संबंधों को। बाकी तो नुकसान तो सबका होगा इसमें, उसको कितना हम कम कर सकते हैं वो ज़रूरी है देखना, और वो हो सकता। देखो, अमेरिका में भारत की बनी हुई चीज़ें जाती रहेंगी, जो आवश्यक है वो अमेरिका से भी आता रहेगा। हमारा हाई एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारी पार्टनरशिप है दोनों देशों की। हमारे दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी है, सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन हमारे समय में हुआ था। तो ये ऐसा नहीं सोचना कि ये वो जैसे बंद हो जाएगा। अब जाहिर है जो यहाँ से चीज़ें जाती हैं, या यूरोप से जाती हैं, चीन से जाती हैं, उन पे जब टैरिफ बढ़ेगा तो उसकी चोट कहाँ ज़्यादा होगी? कुछ तो मांग कम हो जाएगी, डिमांड, उससे थोड़ा नुकसान होगा। पर जो आयात करने वाला देश है, इंपोर्टिंग कंट्री है, उनको भी बहुत तकलीफ होगी, कीमतें तो वहाँ उछाल आएगा। येल यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है कि ये जो घोषणाएं हैं उससे अमेरिका के हर हाउस होल्ड पे एक साल का $4200-4300 बोझ पड़ेगा। सो दिस मीन्स दैट इट विल बी डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई ऑन द पुअरर हाउस होल्ड इन अमेरिका। तो अभी तो किसी को नहीं पता कि कितना नुकसान होगा, पर बहुत लंबे समय तक अध्ययन ना करें, अब रणनीति बना लें, नेशनल टास्क फोर्स बना लें, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को रख लें और सबको विश्वास में ले लें। धन्यवाद। चले, कैसे हो?